नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमआईएस। एमआईएस होता क्या है? एमआईएस का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में विस्तार से हम यहाँ पे जानने वाले हैं और ये आपको टॉपिक जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे आपको जो है ये सुटेबल रहेगा। जैसे आईटी ट्रेंड की बात करें तो आईटी ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा पीजीडीसीए में, ये 5th यूनिट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको काम आ जाएगा। या इसके अलावा और कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक मिलता है तो वहाँ पे ये जो लेक्चर है आपका काम आने वाला है। तो यहाँ देखिए आपको जो है ये अदर चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट जो है वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इसमें आप जाओगे तो आपको अपने कोर्स से रिलेटेड सारा मटेरियल देखने को मिल जाएगा, वीडियो की लिंक वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको फॉलो जरूर कर ले। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एमआईएस की। एमआईएस को पढ़ने से पहले अगर आपने पीछे की सारी क्लासेस नहीं देखा तो उसको भी आप जाकर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एमआईएस का मुख्य रूप से अगर मतलब हम देखें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को, मान लो आप एक सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम जो है आपका, जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं एक सिस्टम है। सिस्टम जो बना है किससे बना है? हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर से। तो ऐसा सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से बना है, जिसके अंतर्गत सूचनाओं को एक्सेप्ट किया जाता है, इनपुट के रूप में लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब पहले इनपुट किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद उसको उपयोग करने योग्य बनाया जाएगा। तो ये जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई संगठन की बात करें या हम बात करें कोई कंपनी, कोई संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे ये जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना एक ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और उसको उपयोग करने योग्य बनाता है, यानी कि पढ़े जाने योग्य बनाता है। तो इसे हम बोल देते हैं सिंपल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में और विस्तार से हम यहाँ जानने वाले हैं। तो देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो एमआईएस इसे शॉर्ट में बोलते हैं, या प्रबंधन सूचना प्रणाली हिंदी में इसे बोल सकते हैं। मुख्य रूप से क्या है? सिस्टम्स, यानी कि बहुत सारे सिस्टम का एक समूह। अब सिस्टम होता क्या है? सिस्टम जो होता है बहुत सारी यूनिट का समूह होता है। आगे हम इसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है एमआईएस, जो विभिन्न सोर्सेस, यानी कि विभिन्न जो स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं, उससे डाटा या जो सूचनाएं होती है उसको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे पढ़ने योग्य बनाता है। तो इसे हम बोल देते हैं एमआईएस। इसके अलावा इसे विभिन्न संगठनों को जो है सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासन होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है जो सिस्टम का, उसे हम बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। उसके निर्णय लेने में ये जो एमआईएस है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये सूचनाओं पे काम करता है। किस पे काम करता है? सूचनाओं पे। तो सूचनाएं होगी, बहुत सारा डाटा होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है आंकड़े होंगे, तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये निर्णय लेने में इसको काफ़ी आसानी होने वाली है। इसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, पीपल, यानी कि जो व्यक्ति यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से एमआईएस यहाँ पर निर्मित हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, इन तीनों चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो हमने सिंपल क्या बोले? टेक्नोलॉजी यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूसरा जो यूज़र या जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है पीपल, या फिर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा एमआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सही जानकारी होती है, यानी कि उचित जो जानकारी होती है एक निश्चित समय में, यानी कि एक समय सीमा तय की गई है। मान लो किसी दिन या किसी समय अभी आपने रिक्वेस्ट किया है, तो अभी आपको कोई जानकारी चाहिए तो एक निश्चित समय बोल सकते हैं, और जिस व्यक्ति के द्वारा उसे मतलब जो है सर्च किया गया है। अब व्यक्ति भी वो होना चाहिए जो ऑथोराइज्ड हो, यानी कि कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वही व्यक्ति होना चाहिए। अदर बाहर का कोई व्यक्ति अगर है तो वो अनऑथोराइज्ड, यानी कि जो है आपको बाहर का एम्प्लॉय देखने को मिलेगा, बाहर का व्यक्ति, तो आप बोल सकते हो उसे अनऑथोराइज्ड, यानी कि जिसके पास एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस जिसके पास है वही व्यक्ति, यानी कि सही व्यक्ति सही समय में, और जो जानकारी उसने मांगी है वो। तो इन तीनों उद्देश्य को पूरा कौन करता है? एमआईएस। एमआईएस मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है और ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति को दर्शाता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति फायदे में चल रही है, घाटे में चल रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है एमआईएस। तो आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा। एमआईएस जो है मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद उसे जो है पढ़ने योग्य, निर्णय लेने योग्य, उसमें विभिन्न परिस्थिति और सारी चीज़ों को दिखाने का यहाँ पर काम करता है एमआईएस।
अब देखिए एमआईएस की अगर बात करें तो एमआईएस में आपको 3 शब्द देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम। अब मैनेजमेंट क्या होता है? लोगों से काम कराने की प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट। यानी कि सही ढंग से व्यवस्थित रूप से अगर कोई काम कराया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वो कहलाता है मैनेजमेंट। और किसके द्वारा कराया जाता है? ये कराया जाता है मैनेजर के द्वारा। मैनेजर के द्वारा ये काम कराया जाता है। इसके बारे में और जानेंगे अभी हम। इंफॉर्मेशन मतलब हो जाता है, इसको हम सिंपल बोले, जो उपयोग करने योग्य होता है, जो जानकारी होती है उसे हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन। और सिस्टम का मतलब समझ जाइए आप, 2 या 2 से अधिक जो इकाइयाँ होती है उसके समूह को हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में अगर देखें तो इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस होती है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन जाएगा? इन तीनों चीज़ों से मिलकर बन जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक इकाइयों के समूह को जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और उसको उपयोगी जानकारी में बदलना। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य? इनपुट को आउटपुट में बदलना। पर इस कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। कौन कौन सी? एक तो इनपुट डिवाइस काम करती है, एक तो प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, और एक आउटपुट डिवाइस। ये इकाइयाँ अलग अलग होने के बाद भी क्या करती है? एक ही उद्देश्य को पूरा करती है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? सिस्टम एक ऐसा जो है, हम बोल सकते हैं कि एक से अधिक इकाइयों के समूह को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम, जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ में रहकर काम करते हैं। हम एक कंपनी को भी सिस्टम बोल सकते हैं। कंपनी को सिस्टम क्यों बोल सकते हैं? कंपनी के अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो है विभाग होते हैं, उसमें सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। तो उसका भी एक निश्चित उद्देश्य है। तो हमने कंपनी को भी क्या बोल दिए? सिस्टम बोल दिए। तो आपको मैनेजमेंट बेसिक रूप से समझ आया। मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है लोगों से व्यवस्थित तरीके से काम कराने की प्रक्रिया को मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है और कंट्रोल आ जाता है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। इन्फॉर्मेशन मतलब जो आंकड़े होते हैं, जैसे बाइक चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है गाड़ी चलाने के लिए, उसी प्रकार अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है वो सिस्टम चलने योग्य नहीं है। यानी कि ये किसका काम करेगी? डीजल पेट्रोल, यानी कि ईंधन का काम करेगी। तो यहाँ हम सिंपल देख लेते हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एमआईएस में आपको मुख्य रूप से ये 5 चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। हार्डवेयर मतलब जो आपके मॉनिटर, कीबोर्ड या बहुत सारे जो वर्क स्टेशन, सर्वर वगैरह होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर ऑटोमेटिक चलता नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोग्राम्स और निर्देशों के समूह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर तो चलो एक सिस्टम, मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम या कुछ भी बन गया। तो उसे चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पीपल यहाँ पे ज़रूरी है। अब पीपल जरूरी है तो कोई ना कोई चीज़ है जिस पर वो काम करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी होता है डाटा, और किस प्रक्रिया या किस मेथड से काम करेगा, किस प्रकार की प्रोसीजर वो अपनाएगा, उसके लिए यहाँ ज़रूरी होती है प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया ज़रूरी होती है। तो ये पांचों चीज़ें मिलकर क्या करती है? एमआईएस का जो है काम को पूरा करती है। तो ये मुख्य रूप से एलिमेंट है, आगे इसके बारे में हम और जानेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट आप समझ लीजिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट का मुख्य मतलब हो जाता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, यानी कि हम अगर बोले सिंपल तो संगठन के रूप में काम करते हैं। अब संगठन होता क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर बना जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? संगठन। अब ऐसा थोड़ी होता है भीड़ को हम संगठन बोलेंगे, नहीं, भीड़ को संगठन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भीड़ का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता। संगठन हम उसी को बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक निश्चित गोल को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, और इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर्स, यानी कि जो निर्णय लेने वाले आते हैं टॉप लेवल पे, मैनेजर वगैरह, तो वो सारा मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। यानी कि जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं किसी निश्चित गोल को पूरा करने के लिए, और उनके लिए उनको काम कराने के लिए डिसीजन मेकर्स आते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, एक तो प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग। तो तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई काम करना होता है तो आपको क्या बनाना पड़ता है? उसकी रूपरेखा, या कैसे काम करना है, कितने समय में पूरा होगा, ठीक है, कौन पूरा करेगा, या कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। और प्लानिंग को हिंदी में बोल देते हैं योजना बनाना। क्या बनाना बोल देते हैं? योजना बनाना। ठीक है, अब योजना तो बना लिए, अब योजना बनाने बस से काम तो चलेगा नहीं, तो इसको जो है जिस व्यक्ति के लिए जो काम है उस व्यक्ति को सही रूप से उसको क्या करना,
मतलब एक प्रकार से प्रदान करना। जैसे मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी उसको दे दिए, ठीक है। इसके अलावा लाभ हानि की गणना करने के लिए किसी अलग व्यक्ति को दे दिए, मार्केट का एनालिसिस करने की जो है काम उसको अलग व्यक्ति को दे दिए। तो इन सारी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो प्लान आपने तैयार करे हो उस प्लान को सही रूप से क्या करना, अप्लाई करना, उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस व्यक्ति के लिए जो काम है उस व्यक्ति को उसको प्रदान करना, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। अब काम चलने लगा, मतलब वर्किंग मोड में आ गया, जो हमने प्लान तैयार करे वो वर्किंग मोड में आ गया। अब वर्किंग मोड में तो आ गया, परंतु वो काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे निर्धारित होती है किसके माध्यम से, कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है नियंत्रण रखना। क्या हो जाता है, नियंत्रण, मॉनिटरिंग या जो भी। तो जो काम चल रहा है उसको एक प्रकार से कैसे काम करना है, निर्देशन। जो डायरेक्टर होता है वो निर्देशित करता है सभी को, सभी एम्प्लॉय को, और निर्देशित करने के साथ साथ उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सुधारने का काम करता है। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने देखे 3 चीज़ें, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, योजना को अप्लाई करना लोगों के बीच में, उसके बाद जो है उसको समय समय पर उसकी निगरानी करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारा काम आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देखे किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। अब हम 2 चीज़ और देख लेते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने देख लिए, आप पढ़ लेना एक बार। अभी हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईंधन का काम करती है, ठीक है। अब 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है डाटा और एक होती है इन्फॉर्मेशन। तो डाटा जो होता है रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोसेस करने के पहले जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। देखिए डाटा उसी को हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा, किसी भी चीज़ को हम डाटा नहीं बोल सकते। तो डाटा जो होता है अव्यवस्थित, जो रॉ मटेरियल होता है, अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, उसे हम बोल देते हैं डाटा। जब इसे हम व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मेमोरी में जो भी है, तो उसे हम बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन मतलब आंकड़े और सूचना, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो ईंधन का काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके माध्यम से ही सारा काम आगे होगा। इसके बाद सिस्टम मैंने बताया 2 या 2 से अधिक इकाइयों के समूह जो निश्चित उद्देश्य के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं, उसे हम बोल देते हैं सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद मैनेजमेंट के बारे में और देख लीजिए, यहाँ पे आप पढ़ लेना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आधारभूत सिस्टम के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से डेटा को एकत्रित करता है, विश्लेषण करता है, रिपोर्ट प्रदान करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को समन्वय करता है, नियंत्रण, विश्लेषण, जो चीज़ें हमने जाने हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। और साथ ही MIS का जो उद्देश्य है बेहतर निर्णय लेना है। इसमें शामिल है बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल चीज़ें शामिल है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय क्षेत्र से रिलेटेड, इन्वेंट्री यानी स्टॉक से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है। पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो कर्मचारी है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, कितने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके लिए यहाँ पे ये उद्देश्य को पूरा करता है। उत्पादन से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड निर्णय लेना, मतलब डिसीजन लेना। रियल एस्टेट है, मार्केटिंग है, रॉ मटेरियल है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये सारे उद्देश्य की पूर्ति MIS के माध्यम से की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको नीड देखने को मिल जाती है, यानी कि MIS की जो ज़रूरत होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो MIS की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो अभी हमने बार बार देख लिए। प्रभावी निर्णय लेने के लिए इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और इन्फॉर्मेशन हमको सही चाहिए, तो उसकी ज़रूरत को कौन पूरा करता है, MIS पूरा करता है। साथ ही MIS के अंदर जो है और बाहर कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा यहाँ MIS के माध्यम से की जाती है। कर्मचारी दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन तक जो है आसानी से पहुँचने में सक्षम होते हैं, वो उद्देश्य MIS पूरा करता है। MIS किसी संगठन के सभी व्यवसाय लेन देन को रिकॉर्ड करती है ताकि आगे जो है निर्णय लेने में आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें जाने, कौन कौन सी चीज़ें जाने अभी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले MIS होता क्या है, उसका पूरा फॉर्म देखें हमने। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आधारभूत बेस का काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है, जिससे डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे MIS के बारे में हमने विस्तार से जाने, मैनेजमेंट और उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिस्टम, साथ ही उसकी आवश्यकता के बारे में हमने यहाँ पर जान लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
चलिए अभी हमने बात करें किसकी, MIS की। MIS के कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम यहाँ पे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो MIS के कंपोनेंट होते क्या है? कंपोनेंट का मतलब होता है जो चीज़ें सहायक होती है MIS के काम करने में। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके बारे में हमने पीछे थोड़ा सा बात करे थे। तो यहाँ सबसे पहले जो व्यक्ति काम करते हैं इसके अंतर्गत वो ज़रूरी है, यानी कि पीपल ज़रूरी यहाँ पर। व्यक्ति जो आंकड़े पे काम करते हैं वो आंकड़े होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होगा, इसी के माध्यम से डेटा जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। वही इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आगे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो आपको डाटा जो है, आपके पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप MIS में काम कर रहे हैं, MIS के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको पीपल भी ज़रूरी है, डेटा भी ज़रूरी। डेटा में किस प्रकार काम किया जाएगा, किस प्रकार उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया या पद्धति आपको पता होनी चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं प्रोसीजर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक हार्डवेयर सिस्टम होना ज़रूरी है। हार्डवेयर का मतलब वर्क स्टेशन, सर्वर या कंप्यूटर जो भी। अब उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक प्रोग्राम या निर्देशों का समूह जरूरी होता है, उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ मिलकर किसका काम करती है, कंपोनेंट्स, यानी कि इसके MIS के तत्वों के रूप में इसको देखा जाता है। तो अब इसके बारे में देख भी सकते हैं। जो लोग इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS को उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं पीपल, यानी कि जो व्यक्ति है, यूज़र है। डेटा जो आपका आंकड़े होते हैं जिस पर काम किया जाता है वो आंकड़े होते हैं। जिस पद्धति से काम किया जाएगा बिजनेस की जो है वो कहलाती है। किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाएगा, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, किस प्रकार उसको लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस प्रोसीजर में। उसके बाद आप देखिए हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में आपके सर्वर आ जाते हैं, वर्क स्टेशन आ जाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती है, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है हार्डवेयर। अब ये डिवाइस हार्डवेयर कैसे काम करेगी उसको बताने का काम करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, और अन्य ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में ही आ जाती है। तो ये पांचों चीज़ क्या कहलाती है, कंपोनेंट्स ऑफ MIS। अब MIS के लेबल भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। MIS के लेबल मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो प्रक्रिया है किस प्रकार ये आपको देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखने को मिल जाती है, सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर और वर्कर्स। तो वर्कर जो होते हैं सबसे बेस लेवल पे, यानी कि यही हमको आसपास दिखते हैं जो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि सिंपल अगर बोले तो ये TPS के अंतर्गत आते हैं। मिडिल मैनेजर के अंतर्गत अगर देखें तो मिडिल मैनेजर ही सही मायने में MIS का उपयोग करते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर जो होते हैं आपके DSS, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मेन रूप से डिसीजन लेने का काम सीनियर मैनेजर करते हैं। उसके बाद आपको MIS देखने को मिल जाता है, फिर TPS। अब देखिए यहाँ पे TPS का जो डाटा है वो अगर यहाँ आएगा तो वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। किसके लिए, MIS के लिए। MIS का जो डाटा यहाँ जाएगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। अब यहाँ से कोई डिसीजन लिया है तो वो यहाँ पे आएगा, इसको प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट ये करेगा तो ये किसके द्वारा करवाएगा, TPS, यानी कि वर्कर्स के द्वारा एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूटिव भी रहते हैं, देखिए यहाँ पे कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी रहता है, तो ये टॉप लेवल में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बॉटम लेवल, जो आपको बेस लेवल देखने को मिल जाता है, इसके बगैर काम होगा ही नहीं। योजना बना दी जाए, सारी प्लानिंग कर दी जाए, पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले ना हो तो सिंपल सी बात वो काम नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट कहाँ होती है पूरी प्लानिंग, TPS में, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किसी व्यवसाय के दैनिक लेन देन, यानी कि जो बेसिक रूप से प्रतिदिन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और ये इसी के अंतर्गत किया जाएगा बेसिक रूप से। एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उदाहरण अगर देखें तो POS है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये इसी के द्वारा जो होता है डेली सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें हम MIS की, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि अर्ध संरचित जो निर्णय है उसको लेने के लिए, रणनीति जो मैनेजर्स होते हैं उसको मार्गदर्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही TPS का जो आउटपुट है MIS के लिए यहाँ पे इनपुट का काम करेगा। मतलब TPS से जो भी डाटा आएगा, आउटपुट आएगा, वो MIS में इनपुट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सबसे टॉप लेवल में सेमी स्ट्रक्चर्ड निर्णय लेने के लिए, यानी कि जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करने का सिस्टम है।
इसके साथ ही अगर देखें तो MIS जो है, MIS से जो आउटपुट है उसका उपयोग DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब MIS का जो भी आउटपुट आएगा, जो भी निर्णय उसका निर्धारित किया जाएगा, उसको इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है DSS में। DSS जो है बाहरी स्रोतों यानी कि बाहरी जो सोर्सेज से उससे डाटा इनपुट भी प्राप्त करता है। वर्तमान की बाजार से रिलेटेड परिस्थिति, कंपटीशन कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है डाटा। तो यहाँ बेसिक रूप से हमने बात करें किसकी, जो आपका देखने को मिल जाता है, एक तो हमने देखे कंपोनेंट्स, MIS के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें। दूसरा हमने बात करें आपको जो MIS है उसके लेवल के बारे में यहाँ पे बात करें। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें के बारे में बात करें। इसके पहले अगर देखें तो पहले हमने MIS के बारे में बेसिक रूप से जाना। आई होप आपको MIS कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं HDLC के बारे में। HDLC होता क्या है? HDLC जो होता है मुख्य रूप से इसका नाम होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक और नाम इसे हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है वहाँ पर इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एक MIS की, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। तो उसी के अंतर्गत हम ये टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो देखिए इसका पूरा अगर शब्दों का डिकोड किया जाए तो देखिए S का मतलब सिस्टम, दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर बना जो सिस्टम होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है वो सिस्टम कहलाता है। डेवलपमेंट का मतलब विकास, यानी कि सिस्टम को बनाने की जो प्रक्रिया है वो डेवलपमेंट कहलाती है। और लाइफ साइकिल का मतलब हो जाता है जीवन चक्र। क्या हो जाता है? जीवन चक्र। तो हम सिंपल अगर बोलें सिस्टम विकास का जीवन चक्र है, तो सिस्टम को शुरुआत से लेकर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो भी चीज़ें आ रही बीच में वो सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? HDLC के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को। सबसे पहले हम देखते हैं HDLC का पूरा नाम तो हमने देख लिया, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। यानी कि एक सिस्टम को बनाने से लेकर उसके मेंटेनेंस तक की सारी प्रक्रियाओं को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? HDLC के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो HDLC वही प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है और साथ ही टेस्ट किया जाता है। तो मोटा मोटा एक स्टेप बता दी हमने, आगे हम इसकी सारी स्टेप्स को जानेंगे। इसके बाद देखिए इस प्रक्रिया में सिस्टम को बनाने से लेकर टेस्ट करने और अंत में हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई भी सिस्टम ले लो, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। बिना मेंटेनेंस के लिए सिस्टम अधूरा माना जाता है, यानी कि HDLC प्रोसेस आपकी अधूरी मानी जाएगी। या मार्केटिंग स्टेज की बात करें तो ये सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आ जाती है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंतर्गत आ जाती है। तो इसी को हम HDLC HDLC इसको कह सकते हैं। HDLC का जो लक्ष्य होता है बेहतर सिस्टम तैयार करना, ग्राहकों की जो कस्टमर है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है HDLC। इनके बजट के हिसाब से भी यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्टअप हो किसी उद्योग के लिए HDLC सारी प्रक्रियाओं का यहाँ पे अध्ययन जरूरी होता है। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से HDLC उपयोग किया जाता है। HDLC के अंतर्गत एक सिस्टम या प्रोडक्ट के वे सभी गुण देखे जा सकते हैं जो एक सिस्टम में ज़रूर होने चाहिए। यानी कि HDLC प्रोसेस क्यों अपनाई जाती है? HDLC प्रोसेस इसलिए अपनाई जाती है ताकि एक सिस्टम जो है सुचारू रूप से यहाँ डेवलप हो सके और जो है सुचारू रूप से वो काम कर सके, इसलिए HDLC प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। इसका मतलब HDLC में वो सारी प्रक्रियाएँ शामिल है जो एक अच्छे सिस्टम के लिए होना ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आप हो मान लीजिए क्लाइंट, मिस्टर X आपका नाम है और आप हो क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट मतलब ग्राहक जो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसकी एक कंपनी है। कंपनी का नाम हम ले लेते हैं ABC कंपनी। आपकी कंपनी का नाम ABC कंपनी है और आप हो मिस्टर X और आप हो एक ग्राहक मतलब क्लाइंट, जिसको एक सिस्टम तैयार करना, मतलब इस कंपनी के लिए एक सिस्टम को तैयार करना है और ये कंपनी जो है किस प्रकार काम करेगी, सारा जो है प्रक्रिया यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपको क्या बनवाना है? एक सिस्टम तैयार करवाना है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। मिस्टर X के दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरी कंपनी जो है जिसमें 50 एम्प्लॉय 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर काम करे ताकि कंपनी सही दिशा में काम करेगी तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, यानी कि इसके दिमाग में क्या है? क्वेश्चन मतलब होता है ज़रूरत। इसको ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसका नाम है मिस्टर Y और ये एनालिस्ट है। एनालिस्ट को हम सिंपल बोल सकते हैं डेवलपर। क्या बोल सकते हैं? डेवलपर। तो ये डेवलपर के पास गया, ये गया डेवलपर के पास और क्या लेकर गया? प्रॉब्लम।
क्या लेकर गया? प्रॉब्लम। कौन गया? मिस्टर एक्स। अब मिस्टर वाई जो है क्या करेगा? इस प्रॉब्लम को डिकोड करेगा, यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। क्या करेगा? प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। ये प्रॉब्लम हो गई डिफाइन। भाई क्या बनवाना चाहते हैं, कौन सी कंपनी है, कितने एम्प्लॉय काम कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। किसके द्वारा? मिस्टर वाई के द्वारा। हालांकि सारी ज़रूरत कौन, मतलब सारे सवालों का जवाब कौन देगा? मिस्टर एक्स। और उसको डिफाइन करने का काम कौन करेगा? सारी ज़रूरत को मिस्टर वाई। अब ये डिफाइन तो कर लेगा, फिर उसके बाद सारी सूचनाओं आंकड़े को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के पश्चात उस पर क्या करेगा? ये दूसरी स्टेप होती है, यानी कि पहली जो स्टेप होती है वो होती है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी कि इसके पास जो ज़रूरत है, ज़रूरत को सही मायने में क्या ज़रूरत है, किस प्रकार का सिस्टम आपको तैयार करना, सारी दिक्कतों को यहाँ पर प्लान करना या उसको डिफाइन करना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम डेफिनेशन। दूसरी स्टेप जो हो जाती है एनालिसिस करना। क्या हो जाती है? एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मतलब जो भी आंकड़े आपने इकट्ठा किए हो, जो भी आपने डिफाइन किए हो, उस पर एनालिसिस करना, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, लागत और लाभ हानि का विश्लेषण करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है यहाँ पे डिफाइन कर ली जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होती है कि ये जो होता है, ये व्यक्ति जो डेवलपर होता है, एनालिस्ट होता है, वो सिस्टम को डिज़ाइन करना चालू करता है। क्या करता है? डिज़ाइन करना चालू करता है। तो तीसरी स्टेप क्या हो गई? डिज़ाइन करना। चौथी स्टेप आपकी हो जाएगी कौन सी? टेस्टिंग करना। क्या हो जाएगी? टेस्टिंग करना। और पांचवी स्टेप हो जाएगी आपकी, जब देखिए डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन हो गया तो उसको चलाकर देखना पड़ेगा। चलाकर देखेंगे तो चलाकर देखने को क्या बोलेंगे? टेस्टिंग, यानी कि जितने भी दिन है उसको चलाकर देखे, टेस्टिंग कहलाएगी। अब सिस्टम बना कहाँ था? यहाँ एनालिस्ट के पास। अब इस सिस्टम को क्या करा जाएगा? ले जाया जाएगा और इसको कंपनी में सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पांचवी स्टेप क्या हो जाएगी आपकी? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो जाता है स्थापित करना, सिस्टम को सही जगह स्थापित करना। अब बताइए, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग था और यहाँ का एनवायरनमेंट अलग, तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई एरर आने वाली है, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो उसे एरर को हम बोल देते हैं बग, और बग को हटाने की प्रोसेस को बोल देते हैं डीबगिंग। क्या बोल देते हैं? डीबगिंग। तो छठवीं स्टेप क्या हो जाएगी? डीबगिंग। उसके बाद डीबगिंग कंप्लीट हो जाती, सिस्टम सही मायने में काम करने लगा, तो समय समय पर उसमें कुछ ज़रूरतें पूरी की जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है, यानी कि आपको रख रखाव की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेंटेनेंस यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो शुरू से देखिए, ज़रूरत आई किसके पास? मिस्टर एक्स के पास। इसकी कंपनी है, कंपनी में सही मायने में काम होना चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम लेकर कहाँ गया? डेवलपर के पास, यानी कि एनालिस्ट के पास। जो एनालिसिस करने का काम करता है वो एनालिस्ट कहलाता है। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम गई, तो प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया, उसको एनालिसिस किया गया, उसको डिज़ाइन किया गया, टेस्टिंग किया गया, इम्प्लीमेंटेशन, डीबगिंग और मेंटेनेंस। ये सातों स्टेप जो होती है वो किसके अंतर्गत आ जाती है? वो आ जाती है SDLC के अंतर्गत, यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के एक अंतर्गत सारे फेजेस हमने देख लिए, 7 स्टेप्स होती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ SDLC या स्टेप्स ऑफ SDLC या SDLC के चरण। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करें? प्रॉब्लम को डिफाइन करें। प्रॉब्लम को डिफाइन करें तो यहीं पे प्रॉब्लम डिफाइन के समय ही प्लानिंग कर ली गई कि भाई क्या बनाना है, कितने समय में बनेगा, कितना खर्चा आएगा, कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, सही मायने में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ों को यहाँ डिफाइन कर लिया जाता है। यही प्रॉब्लम डेफिनेशन हम एक प्रकार से बोल सकते हैं। जो डाटा इकट्ठा किया गया उस पर एनालिसिस करना, कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा बेकार है, किसको रखना, किसको हटाना है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर नाप जोप की कर ली जाती है, इसको बोल देते हैं हम एनालिसिस। उसके बाद सिस्टम को डिज़ाइन करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और डिज़ाइन करने के साथ साथ हम जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस भी, यानी कि कोडिंग जो करते हैं ना हम, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना तो कोडिंग नहीं करते, उसी प्रकार डेवलपमेंट की प्रोसेस, यानी पहले डिज़ाइन कर लिया जाएगा, फिर डेवलपमेंट कर लिया जाएगा, और उसके बाद उसको चलाकर देखा जाता है, इसको बोल देते हैं हम टेस्टिंग। फिर क्लाइंट साइड में, यानी कि कंपनी के साइड में उसको स्थापित करना सिस्टम को, इसको बोल देते हैं इम्प्लीमेंट करना, यानी कि क्रियान्वित करना हो जाता है। उसके बाद क्रियान्वित हो गया तो क्रियान्वित होने समय कुछ एरर आती है, एरर को हम कंप्यूटर या सिस्टम की भाषा में बग बोल देते हैं। बग को हटाने की प्रोसेस को डीबग, और इसको डीबगिंग हम बोल सकते हैं। डीबगिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, जब पूरी प्रॉब्लम्स दूर हो गई फिर उसको लगातार जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ कंप्लीट सिस्टम के किसी भाग में कोई कमी है तो उसको सुधारना, कोई बदलाव है उसको ठीक करना, या किसी पार्ट को हटाना है उसको हटाना, ठीक है, सारी प्रोसेस आ जाती है मेंटेनेंस में। और मेंटेनेंस के बिना पूरा SDLC अधूरा है। जिस सिस्टम में मेंटेनेंस
अच्छा नहीं है वो पूरा HDLC आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, HDLC की। HDLC आपको समझ में आ गया होगा कि HDLC क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं MIS, और MIS के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक के बारे में बात कर ली। अभी हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल। एनालिसिस का मतलब हो जाता है नाप जोख करना, यानी कि कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है, सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से हम बोले तो उस पर पूरा मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना डेटा का, उसको हम बोल देते हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस क्या है, किसी भी जानकारी को उसको सर्च करना, उस पर निष्कर्ष निकालना, उस पर निर्णय लेना, इन सभी कामों को करने के लिए डेटा को हमको देखना पड़ता है, डेटा का निरीक्षण करना पड़ता है, डेटा को शुद्धिकरण यानी कि कोई खराबी है तो उसको हटाना पड़ता है, उसमें कोई चेंजेस है परिवर्तन करना पड़ता है, और उसकी मॉडलिंग प्रक्रिया यहाँ पर तैयार की जाती है। यानी कि निरीक्षण, शुद्धिकरण, परिवर्तन, मॉडलिंग, इन सारे काम को किया जाता है किसके लिए, डेटा को ढूंढने के लिए, डेटा का निष्कर्ष निकालने के लिए और उस पर निर्णय लेने के लिए सारे काम किए जाते हैं डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। इसके बाद डेटा एनालिसिस जो है, जिसे हम हिंदी में डेटा विश्लेषण भी बोल सकते हैं, ये पैटर्न की पहचान करने, पूर्वानुमानित यानी कि मॉडल तैयार करने, जैसे मान लो कोई कंपनी के अंतर्गत कोई सिस्टम तैयार करना है तो उसके लिए पहले से एक जो है डेमो तैयार करना, उसे हम बोल देते हैं मॉडल। मॉडल बनाने के लिए जो स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी तकनीक होती है, मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, समय श्रृंखला विश्लेषण होता है, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है किसके अंतर्गत, डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। तो डेटा एनालिसिस को विस्तार से जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो HDLC हमने पढ़े, HDLC के अंतर्गत हमने क्या पढ़े थे, कोई भी सिस्टम को शुरुआत यानी कि बनाने से लेकर, नए सिस्टम बनाने से लेकर उसको मेंटेनेंस तक की सारी प्रोसेस को हम शामिल कर लेते हैं HDLC में। इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो जाता है कि सबसे पहला चरण है ये, मतलब जो HDLC है उसका सबसे पहला चरण माना जाता है, जिसमें यूज़र की आवश्यकताओं का पता लगाना होता है। यानी कि इस कंपनी के लिए जो सिस्टम बन रहा है उसमें सही मायने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरत है, इसके लिए जो पता लगाया जाता है उसी को हम बोल देते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए कुछ चरण भी होते हैं जिसे हम बोल देते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, आगे हम बात करेंगे। तो सिस्टम में बदलाव, उपस्थित सिस्टम में वृद्धि या फिर प्रयोगकर्ता की मांग, सारी चीज़ों की जानकारी हमको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में करनी होती है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षण, प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं को जानने के लिए मानक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि जो यूज़र है उसकी मांग उपयुक्त, संभव है या नहीं है। तो इसके लिए ऑन साइट ऑब्जर्वेशन होता है, क्वेश्चनरीज होती है, इंटरव्यू होता है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये होता है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। चलिए अभी बात करते हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर देखें तो किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए सिस्टम की क्षमता का परीक्षण करना क्या कहलाता है, फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। क्षमता का परीक्षण मतलब भाई आपने कोई सिस्टम बनाया है तो सिस्टम आपका सही मायने में आप उसमें उपयोग कर पाओगे या आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। उदाहरण के लिए आप मान लो आप कोई पर्सन हो और आपको कोई टारगेट दे दिया जाता है, उस टारगेट को आप कर पाओगे पूरा या नहीं कर पाओगे, तो उसी को बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। मान लो आपको आपके काम करने की क्षमता है लगातार 8 घंटे की और सामने वाले ने आपको दे दिया 12 घंटे काम करने का, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए, दिमाग खराब हो गया, आप बीमार हो गए या जो भी हो गया, तो आपकी क्षमता तो थी नहीं। तो क्षमता को चेक करना ही क्या कहलाता है, फिजिबिलिटी स्टडी। यानी कि किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए सिस्टम की क्षमता का परीक्षण, जो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं वो सिस्टम वो काम कर पाएगा नहीं या नहीं कर पाएगा जो हमने तय किए हैं, उसका परीक्षण ही क्या कहलाता है, फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। सिस्टम को विकसित करना फाइनेंशियल यानी वित्तीय रूप से, टेक्निकली रूप से संभव है या नहीं है, इसे निर्धारित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम का। फिजिबिलिटी स्टडी का मुख्य उद्देश्य प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मतलब तय करना ही फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर एक और चीज़ बात करें तो देखिए, हम अगर कोई सिस्टम बना रहा है तो लागत जो है लाभ से ज़्यादा है या कम है, इसका अध्ययन भी फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। पता चल रहा है लागत ज़्यादा है और लाभ कम है तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसमें सिस्टम में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है। इसमें जो है सिस्टम की जानकारी को गहराई पूर्वक जांचा जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि सिस्टम को विकसित करने में किस प्रकार सफलता पाई जा सकती है। ठीक है,
ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। और फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत जो वर्तमान सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सुधार करना है, पूरी तरह नए सिस्टम बनाना है, ये सारी चीज़ें विचार किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत। इसके साथ ही फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉब्लम के ओवरव्यू को समझने में मदद करती है। ये जो स्टडी है यह सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, पोस्टपोन करना है या कैंसिल करना है। इसमें कुछ प्रकार होते हैं, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी, ऑर्गेनाइजेशनल हो जाती है और फाइनेंशियल हो जाती है। तो ये 4 प्रकार मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। आगे हम विस्तार से इसके बारे में जब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे। इसके बाद जब किसी सिस्टम को डेवलप किया जाना चाहिए, मतलब किया जाना होता है, तो पहले सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करना होता है। तो इससे एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। इसी डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं SRS, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर सॉफ्टवेयर के बदले में आप ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS एक डॉक्यूमेंट बनता है जो सिस्टम की सारी ज़रूरतों को दर्शाता है। तो इसी के आधार पर हम सिस्टम डिज़ाइन करने में हमको मदद मिलती है। इस डॉक्यूमेंट में विकसित किए जाने वाले सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इच्छित उद्देश्य या व्यवहार का पूर्ण विवरण यहाँ पे दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में ये भी पता चलता है कि सिस्टम क्या काम करेगा, इसका प्रेजेंटेशन या इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब SRS जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा आपका सिस्टम तैयार होगा। अब बात करते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक की, यानी कि एनालिसिस आप करोगे उसके पहले फैक्ट को तो ढूंढोगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है, उन्हीं को हम बोल देते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक डेटा इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार एकत्रित किया जाए, जैसे वर्तमान जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको देखना, रिसर्च वगैरह, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप जो मॉडल होता है, इन सभी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो सिस्टम जो एनालिस्ट होता है, विश्लेषक होता है, वो वर्तमान सिस्टम को विकसित और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का उपयोग करता है। जैसे हम आगे बात करेंगे तो आगे हमको ये डिज़ाइनिंग में काफ़ी काम आते हैं। तो वर्तमान जो सिस्टम है, मतलब वर्तमान सिस्टम के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी समीक्षा करना, यानी कि रिव्यू करना, वर्तमान रिकॉर्ड्स को, प्रोसीजर को, फॉर्म्स को, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पे। दूसरी बात आ जाती है कि आप मतलब फेस टू फेस एक एक व्यक्ति को बुला कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे बोल देते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू तो आप समझते भी होंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज का मतलब हो जाता है इस प्रकार आपने एक पर्चा तैयार करे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे, हाँ नहीं या 4 में से 1 का आंसर देना, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन तैयार करे और लोगों को दे दिए और उनके जो है इनपुट ले लिए, आंसर ले लिए, और आंसर में जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसके आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। चौथा नंबर हो जाता है ऑन साइड ऑब्जर्वेशन। मतलब जहाँ कंपनी है, जहाँ सिस्टम सही मायने में अभी वर्तमान सिस्टम काम कर रहा है, उस जगह जाकर हम खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं या डाटा एकत्रित कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी 4 प्रकार से फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। क्या हो जाती है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। अब डेटा एनालिसिस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि डेटा को ढूंढना, डेटा पर निष्कर्ष निकालना, डेटा पर डिसीजन लेने के लिए डेटा का निरीक्षण किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें परिवर्तन, उसका मॉडल तैयार किया जाता है, ये कहलाता है डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। कैसे? लक्ष्य निर्धारित करना, डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा पर एनालिसिस करना, और जो भी वर्तमान रिजल्ट आया है उसको आप विजुअलाइजेशन यानी मॉडल तैयार करना, और लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना। ये सारी चीज़ें आ जाती है किसके अंतर्गत? डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। इसके बाद डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? ई कॉमर्स कंपनियाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम बोले फ्लिपकार्ट आप उपयोग करते होंगे, या फिर अमेजन आपने उपयोग करे होगा। तो ई कॉमर्स कंपनियाँ अपने जो कस्टमर होते हैं, जैसे हम ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम हो गए कस्टमर, हमारी जो खरीदने की जो व्यवहार होती है, ठीक है, या हमारी प्राथमिकताएं होती है, या फिर जो पैटर्न होता है, उसको समझने के लिए यहाँ पे डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बैंक हो सकता है, या फिर ग्राहकों के साथ निरंतर संचार के डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कर की जो धोखाधड़ी होती है, यानी कि टैक्स से रिलेटेड टैक्स होता है ना, उसके लिए यहाँ पूर्वानुमान लगाना, इन सब के लिए भी डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। तो बेसिक एग्जाम्पल है उपयोग कहाँ होता है। इसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए डेटा माइनिंग उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव और प्रोडक्टिव एनालिसिस देखने को मिल जाता है, सांख्यिकी एनालिसिस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बिजनेस एनालिसिस है, साथ ही बड़े डेटा पर एनालिसिस। ये सारी जो टेक्निक्स है
वो डेटा एनालिसिस के अंतर्गत उपयोग की जाती है। तो आप एग्ज़ाम में इस प्रकार से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस की प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोसेस की अगर बात करें, सबसे पहले आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब डेटा किस प्रकार का चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती है, जिसे हम बोल देते हैं डेटा रिक्वायरमेंट। फिर डेटा रिक्वायरमेंट हमको पता चल गई, तो डेटा कलेक्शन, किन किन माध्यमों से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जैसे भी आप डेटा को कलेक्ट करोगे। फिर डेटा पर प्रोसेसिंग यहाँ पर निर्धारित की जाएगी कि जो डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे बदला जाए। फिर उसके बाद गलत डेटा है या कुछ भी है उसमें साफ़ सफाई करना है, सही डेटा को अलग करना और ख़राब डेटा को अलग करना, इसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। फिर एक इस रिज़ल्ट के आधार पर मॉडल तैयार करना, उसकी एल्गोरिदम तैयार करना, रूपरेखा, इसको हम मॉडलिंग और एल्गोरिदम बोल सकते हैं। फिर डेटा प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करना, फिर बाद में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर ये ज़रूरी होता है। तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। बेसिक रूप से मैंने आपको समझाया हूँ, आगे विस्तार से हम बात करेंगे अलग से जब इसकी क्लास लेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव मतलब अनुमान लगाना, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए यहाँ पे अनुमान लगाना, वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से भविष्यवाणी करना, ये कहलाता है पूर्वानुमानित डेटा विश्लेषण। दूसरा जो हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक, यानी कि जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसका विश्लेषण करना, निदानात्मक विश्लेषण बोलते हैं। मुद्दे, समस्याएं उसमें जो है निर्धारित होती है, उसकी पहचान करना, उसके लिए यहाँ पे हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस। थर्ड नंबर पे हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि विवरणात्मक डेटा एनालिसिस होता है या विश्लेषण होता है। तो इसके अंतर्गत पैटर्न, लिंक की पहचान करने, रिसेंट और हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग किया जाता है, इसके आधार पर ये जो है एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक मतलब प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, अनुदेश देता है कि इस प्रकार से ये खाना है, वो खाना है, आपको दवाई किस प्रकार खाना है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब एक प्रकार से आपको समझाइश दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इष्टतम कार्यवाही या रणनीति की सिफारिश करने के लिए डेटा और जो आपकी सामग्री होती है उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग या टूल्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विश्लेषण हाई, जो मतलब उच्च बिक्री है, हाई सेल हम बोल सकते हैं, महीनों की सफलता के आधार पर बाजार की जो योजना का सुझाव दे सकता है, मतलब किस महीने में कितनी बिक्री हुई है उसके आधार पर ये जो है विश्लेषण करता है। तो यहाँ हमने देखे अनुदेशात्मक और जो भी अन्य हमारे प्रकार है विश्लेषण के, डेटा एनालिसिस के, वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की। तो आपको डेटा एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, जिसका नाम है, हमने MIS के बारे में जान लिया है। MIS के अंतर्गत ही हमने मुख्य रूप से एक टॉपिक है जिसका नाम है SDLC, और SDLC के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाता है, डेटा एनालिसिस देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिए। अब मुख्य रूप से बात होती है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं विस्तार से, इसके सारे टूल्स के बारे में भी जानेंगे एक एक करके। तो यहाँ देखिए, जो सूचना प्रणाली होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हमने बात करें MIS की, तो MIS को समझने और उसका वर्णन करने के लिए जो एनालिस्ट होता है, विश्लेषक होता है, वो विभिन्न प्रकार के टूल्स का उपयोग करता है। उन्हीं टूल्स में एक टूल आपका ये भी देखने को मिल जाता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक प्रकार का टूल है जो सूचना प्रणाली को समझने और उसका वर्णन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम सिंपल बोलें तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक डेवलपमेंट मेथड है। क्या है? एक डेवलपमेंट मेथड है जो कि सिस्टम एनालिस्ट को सिस्टम को समझने, उसकी गतिविधियों को लॉजिकल तरीके से समझने की यहाँ पे अलाउ करता है। यानी कि लॉजिकल रूप से समझने के लिए जो डेवलपमेंट मेथड है वो आपकी एनालिस्ट को हेल्प करती है। मतलब कोई भी सिस्टम को अगर समझना है तो एनालिस्ट की हेल्प कौन करेगा? ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करेगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक ग्राफिकल माध्यम से उपयोग किया जाता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है, मतलब एक सिस्टमैटिक का मतलब हो जाता है अनुशासित, एक प्रकार से पद्धति हम बोल सकते हैं, जिसमें ग्राफिकल टूल उपयोग किया जाता है। ग्राफिकल टूल मतलब जो विजुअलाइज होते हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, DFD वगैरह है। ठीक है, जो मौजूदा सिस्टम के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि वर्तमान में जो सिस्टम है उसका विश्लेषण करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, परिष्कृत करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम देखें तो एक नए सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो एसआरएस होता है उसको विकास करना ताकि यूज़र आसानी से समझ सके। तो ले देखे बात हो रही है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करना अच्छे से, उसी के लिए यहाँ पे हमको पहला एनालिसिस करना होता है, उसी लिए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस उपयोग किया जाता है। यानी कि हमने पहले बात करें डेटा एनालिसिस की, तो डेटा एनालिसिस को करने के लिए एक टूल उपयोग किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। तो चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं वो देखेंगे। पहले हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक ग्राफिक है जो एप्लीकेशन की मतलब प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन को स्पेसिफाई करता है, साथ ही प्रोसेस को डिवाइड करता है, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस है तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा ताकि आसानी से सारे काम हो सके। इसके फ्लो को जो है पिक्चर के माध्यम से दर्शाएगा, मतलब डेटा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किस प्रकार आपका जा रहा है, इनपुट और आउटपुट कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का काम कौन करेगा, ये मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस करेगा जो कि पिक्चर के माध्यम से रहेगा। इसके बाद आप देखिए फिजिकल के बजाय ये लॉजिकल, यानी कि सिस्टम के तत्व जो है जो वेंडर यानी कि जो सेलर होते हैं और जो हार्डवेयर होते हैं उस पर निर्भर नहीं होता। इसके साथ ही यह एक ऐसी अप्रोच है, यह एक ऐसी पद्धति है जो उच्च स्तरीय अवलोकन से लेकर निचले स्तरीय विवरण तक काम करता है, यानी कि ऊपर से नीचे सारा काम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है। इसके कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके माध्यम से ये काम करता है। तो सबसे पहला हमको डीएफडी देखने को मिल जाता है। डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। अब होता क्या है विस्तार से जानेंगे। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम ये जो होता है आपका डेटा के फ्लो को दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट होती है डेटा डिक्शनरी, उसके बाद होती है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, उसके बाद होता है डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए आपका डीएफडी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम जो होता है आपका किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम में डेटा ऊपर से लेकर नीचे या नीचे से लेकर ऊपर किस प्रकार इनपुट आउटपुट हो रहा है, डेटा के बहाव को या डेटा के फ्लो को दर्शाने के लिए एक डायग्राम या एक चित्र का उपयोग किया जाता है, उसी को हम बोल देते हैं डीएफडी। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, डेटा के फ्लो को दर्शाने के लिए एक जो डायग्राम यूज़ किया जाएगा उसे डेटा फ्लो डायग्राम बोलेंगे। इसके लिए कुछ सिम्बॉल्स उपयोग किए जाते हैं जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को दर्शाया जाता है। तो उन सिम्बॉल को हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला सिंबल आपको देखने को मिल जाता है प्रोसेस को स्टार्ट करना और प्रोसेस को एंड करना, यानी कि जब भी डायग्राम आप शुरू करोगे, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको स्टार्ट करने के लिए इस सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी और एंड करने के लिए भी इस सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिंपल इसे कैसे बना सकते हैं, सिंपल आप ऐसे आपको 2 लाइन खींचना और ऐसे कर्व आपको घुमा देना है। तो ये देखिए इस प्रकार का चित्र बन गया, ओवल शेप इसे बोल सकते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए। एक शेप को दूसरे शेप से कनेक्ट करने के लिए आपको एरो की, मतलब जो एरो की तो नहीं, एरो लाइन का उपयोग किया जाता है जो कनेक्टर लाइन कहलाती है, या रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद स्टार्ट हो गया, एरो से हमने दूसरा आगे प्रोसेस कर दिए। फिर आपको कोई इनपुट देना है, मतलब आप डायग्राम में या कोई भी सिस्टम में इनपुट देना चाहते हैं तो इनपुट को दर्शाने के लिए इस प्रकार के शेप का उपयोग किया जाता है। कैसे, आप इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा आप तिरछी इस प्रकार जो शेप है उसको तिरछा कर दीजिए तो इनपुट शेप बन जाएगा। साथ ही आउटपुट को दर्शाने के लिए भी इसी शेप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सीधा शेप है, सीधा रेक्टेंगल है, सीधा रेक्टेंगल है इस प्रकार आप बना सकते हैं। सीधे रेक्टेंगल का उपयोग किया जाता है जब कोई प्रोसेस करना हो, यानी कि इनपुट देने के बाद बारी किसकी आती है, प्रोसेस की। तो प्रोसेस करना हो तो इस प्रोसेस सिंबल का उपयोग किया जाता है जिसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है, मतलब कंडीशन लगी है, यदि हाँ तो राइट और अगर गलत है तो नीचे, मतलब इस प्रकार से अगर दर्शाना है तो डिसीजन लेने के लिए डिसीजन जो डायमंड बॉक्स है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल है, सिंबल से स्ट्रक्चर बनता है। ये एक प्रकार से आपका कहलाता है डीएफडी, मतलब आपको जो है इस प्रकार से ये जो है सर्कल बना दिया इसने, बाकी इस प्रकार से ये बनेगा। ऐसे नीचे भी स्टार्ट में भी इस प्रकार से ये बनेगा। स्टार्ट, फिर इनपुट किया, इनपुट जितने भी होंगे उसके लिए इनपुट बॉक्स यूज़ किया जाएगा। फिर डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए आप देख सकते हैं ध्यान से डायमंड बॉक्स है। अगर ट्रू है तो फिर देखिए आउटपुट के लिए एक बॉक्स हो गया और यहाँ पे दूसरा आउटपुट गलत के लिए भी एक बॉक्स हो गया। फिर ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कनेक्ट हो गया ये और यहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब या तो गलत होगा तो भी आउटपुट आना है, सही होगा तो भी आउटपुट आना। तो एक प्रकार से डीएफडी कहलाता है। अब दूसरा जो होता है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी है कुछ नहीं, डेटा का डेटा मतलब हम सीधे हम बोलें तो डेटा के डेटा को हम बोल देते हैं मेटा डाटा। क्या बोल देते हैं, मेटा डाटा। तो मेटा डाटा को ही हम क्या बोल देते हैं, डेटा की डिक्शनरी। कैसे, डीबीएमएस के अंतर्गत डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का समूह होता है। इसे हम सिंपल क्या बोल देते हैं, डेटाबेस के अंतर्गत मेटा डेटा बोल देते हैं।
अब मेटा डेटा क्या होता है, तो देखिए डेटा डिक्शनरी वास्तविक डेटा तो नहीं होता है, पर जो डेटा हमने रखे हैं, मतलब हमारा जो डेटा है उस डेटा का भी एक डेटा होता है, उसी को हम डेटा डिक्शनरी या मेटा डेटा हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने एक टेबल बनाया, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर जो भी हमने यहाँ बनाए हैं, ये क्या स्टोर करेगी, इसका भी कोई डाटा होगा। तो हमने टेबल के स्ट्रक्चर बनाते समय, यानी कि टेबल को बनाते समय एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट में हमने क्या दिए होंगे, इंट टाइप का ये डाटा लेगा, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन दे दिए। तो ये इस टेबल, मतलब इस टेबल का तो ये तो डाटा हो गया, पर इस डाटा का भी अपना एक डाटा है, इसी को हम बोल देते हैं डेटा डिक्शनरी, या फिर इसी को हम मेटा डेटा बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसको और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए डेटा फ्लो डायग्राम में इसका जो है हमने जो उपयोग करे हैं उसका भी एक अलग डाटा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डेटा डिक्शनरी। आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगी कहाँ पे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर वेबसाइट में आप जाकर विजिट कर लें। वेबसाइट में PGDCA या DCA के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चलो, दो प्रकार की डेटा डिक्शनरी होती है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी और दूसरी होती है पेसिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव का मतलब जो एक्टिव रहती है, अपडेट हो जाती है DBMS के अंतर्गत, और जो अपडेट नहीं होती वो पैसिव कहलाती है। तो इसको आप देख लेना, इसका उपयोग क्या किया जाता है या एक बार आप पढ़ लेना। अब दूसरा हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो जब भी सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा तो डिज़ाइन करने के बाद उसमें जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोडिंग की जाती है, कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। तो कंडीशंस जो है लगाई जाएगी एक इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करके, तो उसी इंग्लिश लैंग्वेज को हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। कैसे, आप देखिए यहाँ पे इफ़ कस्टमर पे एडवांस, तो क्या होना चाहिए, गिव 5% डिस्काउंट। उसके बाद एल्स, अगर वो परचेस अमाउंट उसका बड़ा है या बराबर है 10,000 के, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, इफ़ देन कस्टमर इज़ अ रेगुलर कस्टमर, तो वो होना चाहिए 5% डिस्काउंट। या फिर नो डिस्काउंट, मतलब अगर नहीं है तो नो डिस्काउंट। और ये इस प्रकार से हमारी कंडीशन एंड हो जाती है। और उसके बाद एल्स नो डिस्काउंट। देखिए इस प्रकार से अगर हम कंडीशन को हाँ या ना में अगर इस प्रकार लिखते हैं सारी कंडीशंस को, तो इनको लिखने के लिए जो लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। यानी कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंतर्गत अगर हम दर्शाना चाहते हैं कोई कंडीशंस को, तो स्ट्रक्चर इंग्लिश की सहायता ली जाती है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर होता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री को आप सिंपल यहाँ पे देखिए, मतलब जो भी हम डेटा को लिखते हैं इबारत के फॉर्म में, उसे एक प्रकार से चित्र के फॉर्म में दर्शाने का काम करता है डिसीजन ट्री। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिसीजन ट्री। तो देखिए यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी हुई है और यहाँ एक्शंस लिखे, इसके बदले में कोई और कंडीशन भी हो सकती है। जैसे परचेस करता है एक निश्चित अमाउंट से कम, तो क्या होना चाहिए, अगर वो 7 दिन के अंतर्गत नहीं पेड करता है, ठीक है, तो उसे 8% डिस्काउंट, और अगर कर देता है तो 9% डिस्काउंट। या फिर परचेस होता है किसी निश्चित अमाउंट से बड़ा, तो स्पेशल ऑफर में चला जाएगा वो डिस्काउंट, देखिए इतना कितना मिलना चाहिए, ठीक है, और कब, वो 7 दिन के अंतर्गत पे करे तब, नहीं करता तो इसको कम मिले, ठीक है। इसके अलावा देखिए नॉट स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर नहीं है तब वो देखिए 7 दिन में पे नहीं करता तो 5%, और अगर कर देता है तो 6%। तो देखिए ये बहुत बड़ी इबारत को हमने कैसे विजुअलाइज कर दिए, एक कंडीशन एक चित्र के फॉर्म में। तो इसी को हम बोल देते हैं ट्री, यानी कि डिसीजन लेने वाला ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम डिसीजन ट्री बोल सकते हैं। तो आप डिसीजन ट्री को यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पढ़ लेना इसको, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और ऐसा आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं एग्जाम में। अब होता है एक डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल भी डिसीजन ट्री के जैसे ही यूज़ किया जाता है। इसमें एक्शन होते हैं, मतलब कंडीशंस होती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशन होती है जिस पर विचार किया जाता है, यानी कि एक टूल है जिसका उपयोग टेस्टिंग और रिक्वायरमेंट के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जटिल जो वेबसाइट रूल्स होते हैं उससे निपटने के हेतु आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह देखना आसान हो जाता है कि शर्तों के सभी संभावित संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशन पर विचार किया गया है, और अगर किसी शर्त को छोड़ दिया गया है तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन कर ली जाती है। यदि प्रक्रिया जटिल हो और कई कंडीशन निर्णय लेने हो तब डिसीजन टेबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे डिसीजन ट्री का उपयोग करें हमने, वैसे डिसीजन टेबल का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक रूप से क्या जाने, आपको ध्यान से देखना होगा। हमने यहाँ पे जाने हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। इसके टूल्स के बारे में जाने, टूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। टूल्स हमने देखे हैं DFD, दूसरा हमने देखे डेटा डिक्शनरी, तीसरा हमने देखे स्ट्रक्चर इंग्लिश, चौथा देखे हैं डिसीजन ट्री, और देखे हैं डिसीजन टेबल। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार हमारा जो है जो IT ट्रेंड है,
आईटी ट्रेंड की 5th यूनिट यहाँ कंप्लीट होगी और 5th यूनिट कंप्लीट होने के साथ साथ कंप्लीट आईटी ट्रेंड भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा, यूनिट वाइज भी मिल जाएगा और सिंगल सिंगल टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर प्ले लिस्ट में ढूंढने में कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम पर चले जाइए और वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं sarkarstudywaves.com। ठीक है, तो इसमें आप चले जाइए। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। 3 सब्जेक्ट और है आपके, जिसमें आपका कोरल ड्रा वाला जो है मल्टीमीडिया वाला वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट और है डीटीपी और इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग, वो भी हम यहाँ पर शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।